मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए दिन रात मेहनत करके 8-8 नंबर के मैं वे क्वेश्चन ला रहा हूँ इस वक्त, जो आपकी परीक्षा में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, सीधे मेरे बाबू 24 बार परीक्षा में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप यकीन मानिए, ऐसा इस नाते कि एग्जामिनर को मजबूरी है इस क्वेश्चन को 8 नंबर में पूछना। अब मेरे से आप पूछिए क्यों ऐसा? क्योंकि 8वां चैप्टर जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, उसमें केवल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से चारों ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब 8वां चैप्टर में केवल गिन चुन के 4 ही सवाल दिया हुआ है, उन चारों सवालों में से यही सवाल है घुमा फिरा करके, तो हर साल एग्ज़ाम में पूछ रहा है, 50 साल से यूपी बोर्ड चल रहा है। अगर मैं इस बात को यहाँ 24 बार की जगह अगर मैं लिख देता 50 बार पूछा गया, तो भी मैं गलत नहीं था, तो भी मैं सही था। तो मेरे मित्र, आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, गारंटी है कि इसकी सवाल को तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में ये फिगर कैसे बनता है, ये फिगर कैसे बनता है मेरे भाई, ये फिगर बनाना भी मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा। और एकदम सही सही फिगर आप बनाना सीखोगे, एकदम सही सही फिगर बनाना सीखोगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सुंदर फिगर कैसे बनता, कैसे जानोगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे जानोगे कि इसको छायांकित करना है, कि इसको करना है, कि इसको करना है, किसको करना है, और कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा साथ में, अगर आप इसी तरह से बोर्ड परीक्षा तक मेरे चैनल की हर एक वीडियो देखते रहे ना, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई कोर्स किसी का खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे को मैथ में डर लगता था, अब वो बच्चा मैथ से प्यार करने लगा है। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप अब से लेके एग्ज़ाम तक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का जो भी समय है, चैनल पे पढ़ते जाओगे, भूलता जाएगा। आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पढ़ के जाएं कि अच्छा सा पेपर हो। तो आपके लिए मैंने पूरा फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ से सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैंने छाँट करके एक छोटा सा कोर्स बनाया, 16 घंटे में मैथ तैयार। उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, जा करके जो भी कोर्स आपको दिखेगा 16 घंटे में मैथ तैयार, उसी को परचेज कर लीजिए। और इतनी कम फीस है कि महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है। अब यकीन हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन आज आपको मैं सिखाऊंगा, तो सिखाऊंगा क्योंकि कल वाली वीडियो आपने देखा और कमेंट करके मुझे बोला कि सर इस पर भी सवाल बताइए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी बताऊंगा। और वो सवाल जो आप देख रहे थे ना, वो यही क्वेश्चन है। कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक में प्रश्नावली 8.1 में ये सवाल है। और मैं इसको बहुत ही प्यार से समझाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त के समीकरण को लिख लेंगे, ठीक है ना। दीर्घवृत्त के समीकरण को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आगे क्या करना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कलम मोटी कर लूँ। x²/16 + y²/9 = 1 देख के मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका फिगर कैसे बनाओगे, आप इसका फिगर कैसे बनाओगे। ध्यान से देखो, x² बटे ये कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, y² बटे में ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, बराबर 1, ठीक है। यानी x अक्ष पे 4-4 खाना बनाना है, y अक्ष पे 3-3 खाना बनाना है। x पे क्या लिखा नीचे, 4 का स्क्वायर, यानी x अक्ष पे 4 खाना बनाएंगे और y अक्ष पे 3 खाना बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर विधिवत नहीं बताऊँगा, बस बता दे रहा हूँ कि फिगर कैसे देखिए, ध्यान दो। x अक्ष y अक्ष मैंने बना लिया, विधिवत नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। नहीं चलो मैं विधिवत ही बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कैसे बनेगा एकदम विधि और विधान से, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, अक्ष बना दिया हमने, अक्ष बना दिया x अक्ष, और फिर y अक्ष भी मैंने बना दिया, ठीक है। दोनों अक्ष बन के तैयार हैं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, चलेगा, दोनों अक्ष बन के तैयार है। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष के नीचे 4 लिखा है, तो यानी x अक्ष पे 4 खाना इधर और 4 खाना इधर, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया।
वाई एच के नीचे 3 लिखा है, तो यानी वाई एच पे 3 खाना ऊपर 3 खाना नीचे, 1 2 3, 1 2 3। लो, समझ गए इतना। अब क्या करोगे तुम, इस लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिलाते हुए, मतलब ऐसे मिलाते हुए तुम क्या करोगे, एक वृत्त खींचोगे। क्या खींचोगे, वृत्त। तो बहुत ही बारीकी से देखना मेरे भाई, बहुत ही बारीकी से देखना, ठीक है, बहुत बारीकी से देखना। देखो, थोड़ा सा आलू की तरह टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन आप जब प्यार से बनाओगे, टाइम लेके बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो वाई एच पे क्या खाना, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 0,3, यहाँ भी लिखेंगे 0,-3, नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, इधर दाहिने की तरफ +4,0। 4 क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 खाना है ना। इधर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, लेफ्ट में एक्स एच माइनस होता है, तो यहाँ होगा -4,0, ठीक है। अब जो ये बिंदु है, मूल बिंदु, इसको हम लिखते हैं 0,0, और दर्शाने के लिए इसका नाम देते हैं ओ। ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, समझ गए। और इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। तो ओ ए बी, यहाँ पे नाम दे सकते हैं, सी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिगर मैंने बना दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल कैसे होगा। सवाल के बाद इसमें छायांकित भाग कौन सा बनाना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। आज के बाद तुम लोग कहोगे कि गुरुजी मुझे ये सवाल बहुत आसान लगता है। देखो, पहली लाइन को यहाँ पे ला के लिख दो, पहली लाइन को ला करके लिख दो, x²/16 + y²/9 = 1। y को केवल बाएं पक्ष में रोकिए, y²/9 = 1, x²/16 इधर जाएगा तो -x²/16 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, y²/9 बराबर 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 का 16 माइनस x²/16, ठीक है। और y²/9, 9 को दाहिने पक्ष में भेज दो, 9 को क्या करोगे, 9 को तुम दाहिने पक्ष में भेज दो, समझे। तो y² = 9 और ये बटे में 16, ब्रैकेट में 16 माइनस x²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला कहाँ जाएगा, करड़ी में चला जाएगा। तो y = 9/16, ब्रैकेट में 16 माइनस x², ये सब किस में चला गया, करड़ी में चला गया। क्यों गया, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा तो उधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या होगा, y = 9/16 बाहर आएगा, 3/4 होगा, और करड़ी में रह जाएगा 16 माइनस x², करड़ी में रह गया 16 माइनस x²। यहाँ तक तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अब क्या करना है बताता हूँ। अब लिखना है मुझे, अब लिखना है, देखो चित्र पर अब चलते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्त हो, इसमें चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि एक भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये कैसे पता चलेगा। चारों का निकालना है कि केवल एक ही भाग का निकालना, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, तुम जान जाना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम जान जाओगे कि चारों भाग का निकालना कि सिर्फ एक भाग का। देखो, क्वेश्चन में जब कहेगा कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो दीर्घवृत्त तो ये पूरा अंडाकार जो है, आकृति जो है, ये पूरा दीर्घवृत्त है। तो इसने बोला दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी दीर्घवृत्त में जितना क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब चारों का निकालना है, ठीक। लेकिन जब ऐसे बोलेगा दीर्घवृत्त इतना से घिरे प्रथम चतुर्थांश, ऐसे बोलता है, दीर्घवृत्त इतना से घिरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, तब केवल एक भाग का निकालेंगे। लेकिन जब प्रथम चतुर्थांश नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तब समझो कि चारों भाग का निकालेंगे। इतना क्लियर। तो चारों भाग का तो निकालेगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम बुद्धिमान छात्र हो, 4 पैकेट पार्ले बिस्कुट तुम्हारे हाथ में रख दिया जाए और कहा जाए कि चारों का वजन कितना है, तो तुम बुद्धि लगाओगे, यार जब चारों पैकेट एक ही जैसा है तो हम एक पैकेट तौल लेते हैं कहीं पर, और जब एक पैकेट का वजन जान जाएंगे तो 4 का गुणा कर देंगे, चारों पैकेट का आ जाएगा। सही बात है ना। तो ठीक ऐसे ही इन चारों का निकालना है क्षेत्रफल, लेकिन हम सिर्फ एक भाग का, छोटे भाग का, किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
जब उसका आ जाएगा तो बाद में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए? तो इस नाते हम सर्वप्रथम इस फर्स्ट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लिमिट लेना पड़ेगा। क्या लिमिट? यहाँ 0 से शुरू होगा, आएगा कहाँ तक? 4 तक। ये चौथा खाना है ना, यहाँ 0 और 1 2 3 4, ये चौथा खाना, यानी 0 से 4। यक्स अक्ष को मैंने 0 से 4 लिया। यहाँ 0 है और यहाँ 4। 0 क्या है? छोटा है। 4 क्या है? बड़ा है। 0 क्या है? लोअर है। 4 क्या है? अपर है। ठीक है ना? समझ गए ना? लिमिट क्या हो गया? 0 से 4। अब देखो, क्षेत्रफल लिखेंगे, प्रथम भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कहोगे गुरुजी ये कैसे लिखे आप? देखो, तुमने क्या y का मान निकाला है तो यहाँ y लिखेंगे, y का मान x के रूप में निकाला है तो यहाँ dx के रूप में समाकलन करेंगे। समझ गए? y का मान निकालोगे तो y लिखना है, y का मान x के रूप में निकाले हो तो x के रूप में समाकलन करना है। समझ गए? अब लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट नीचे 0 और ऊपर 4। मैंने अभी चित्र में बोला था ना 0 से 4 तक लिखेंगे। चित्र में अभी मैंने बताया ना कि 0 से लेके 4 तक जाएंगे, तो 0 से लेके 4 तक गए। अब क्या होगा? बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। y की जगह पर y का मान ये वाला उठा के यहाँ रख दो, रख दिया, और इंटू dx। इतना क्लियर है? अब 3/4 को एकदम किनारे कर दो, बाहर। 3/4 को एकदम बाहर कर दो, कर दिया। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। और रूट में क्या बचा? 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अब क्या करना है? अब इसका समाकलन सूत्र लगाना है। समाकलन सूत्र इसका आपको मालूम नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है? x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यही इसका क्या है? सूत्र है। ठीक है ना? ऊपर वाले का यही नीचे वाला क्या सूत्र है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, ये 3/4 हमारा जहाँ है वहीं रहेगा। और क्या करेंगे? इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x/2, x/2। ठीक है ना? रूट के अंदर सेम चीज़, यानी 4 के स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2। a का मान क्या है? a का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 के स्क्वायर/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। a का मान फिर क्या? 4 है। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया? बोलिए, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? कोष्ठक बंद करेंगे। ठीक है? और जो 0 और 4 है उसको हम यहाँ और यहाँ लिख देंगे। बात समझे? अब तुम इसका क्या करोगे? लिमिट पुटिंग करोगे। लिमिट पुटिंग कैसे होता है बता रहा हूँ। 3/4 जहाँ पर है वहीं रहेगा। अब एक बार जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ एक बार 4 रखो। क्या क्या? जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 4 रखेंगे, तो यहाँ 4/2 होगा। और रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 करेंगे, 8 आएगा। साइन इनवर्स 4/4, पुस्तक बंद हुआ। फिर माइनस चिन्ह लगा के 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो गया। ठीक है? समझ गए? आगे देखो, 3/4 बाहर है, अंदर आपको 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा। फिर रूट के अंदर 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटेगा 0, 0 गुणा इधर होगा 0 हो जाएगा। अरे यार, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 8 बच गया, 4/4 कटेगा 1 आएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है ना? बात समझे? अब देखो ध्यान से, ये 3/4 अंदर 8, साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? 90 का। तो लिखेंगे 90, यानी π/2 लिखेंगे। ठीक है? अब 3 × 8 × पाई, 3/24 पाई बटे 4 दूनी 8। 8 से 24 काटेंगे, 8 से 24 3 पाई। कितना आएगा? 3 पाई। अब क्या करें? ये सिर्फ पहले भाग का क्षेत्रफल आया। ये किसका? ये आपका प्रथम भाग का क्षेत्रफल आया। प्रथम भाग मतलब जो आपने यहाँ देखा केवल फर्स्ट वाले पार्ट का।
लेकिन क्वेश्चन का कहना कि नहीं भैया पूरे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलना है चारों से। तो अब काम वही करना है कि 4 पैकेट बिस्कुट का वजन तोलना था, 1 पैकेट बिस्कुट का वजन 100 ग्राम, तो 4 पैकेट का 4 गुणे 100 400 ग्राम। ऐसे ही एक भाग का क्षेत्रफल 3 पाई आया तो चारों भाग का क्षेत्रफल 3 चौक 12 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा फाइनली लिखेंगे कितना, 4 का गुणा कर देंगे, लिख देंगे सीधे। अब लिखेंगे दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे कितना 3 पाई, 3 पाई बराबर 12 पाई वर्ग मात्रक चाहे वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। मेरे भाई समझे कि नहीं समझे तुम लोग? अब ये तुम कितने नंबर पाने लायक हो गए? 8 नंबर। अब इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने लिया है लगभग 18-19 मिनट, लेकिन जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद तो आप इसको 3 से 4 मिनट में 5 मिनट में मैक्सिमम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसे करते हैं। ये भी उसी क्वेश्चन का सगा भाई है, उसी क्वेश्चन का सगा भाई है, कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है, यानी 1 नंबर में आ जाता है। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए लिखा प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना एवं यक्ष बराबर इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस वाले में बोल दिया प्रथम चतुर्थांश, यानी इसमें अंतिम में 4 का गुणा नहीं करना, सिर्फ एक ही भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये क्लियर हुआ? बहुविकल्पी सवाल है तो चित्र भी नहीं बनाना है, सीधे हम इसको क्या करेंगे यहाँ उतार लेंगे। उतार लिया, वाई स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर करड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर करड़ी में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का समाकलन कर दीजिए, अब इसी का समाकलन कर दीजिए। ऐसे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। कहोगे गुरु जी ये कहाँ पता चला आपको? देखो दिया हुआ है x का लोअर मान 0, x का अपर मान 2, x 0 से लेके x 2 तक, x का मान 0 x का मान 2, तो जो कम वाला रहता है नीचे लिखते हैं, ज़्यादा वाला ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 0 से 2 और वाई डी एक्स, क्योंकि y का मान निकाले हो तो वाई डी एक्स लिखोगे। ठीक है, y का मान ये ऊपर वाला यहाँ रख दो, बता रहा हूँ देखो 0 2 y का मान क्या था 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डी एक्स। अब यही सूत्र, जो सूत्र इसमें लगा है, जो सूत्र इसमें लगा है यही वाला उस वाले सवाल में भी हम लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, क्या होता है सूत्र इसका, x/2 रूट में सेम चीज़ माइनस a स्क्वायर बाई 2, a का मान क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, a का मान क्या 2 है, कोष्टक बंद, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ और इधर भी कोष्टक बंद। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार 2 रखेंगे, तो 2/2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4/2 आएगा, 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/2। ये हुआ ऊपर की लिमिट रखने पर। नीचे की लिमिट जब रखेंगे 0 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझे? अब क्या करोगे ध्यान दो, 2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटेगा 0, 0 का गुणा इधर होगा 0, ये टोटली 0 है, केवल बचेगा 2, साइन इनवर्स 2 2 कट जाएगा 1, 2 गुणे साइन कितने की वैल्यू 1 होता है, साइन कितने का वैल्यू 1 होता है 90 का, तो यहाँ लिखेंगे 90 यानी π/2, तो 2 से 2 कट गया, आया कितना केवल पाई वर्ग मात्रक। प्रथम चतुर्थांश का आंसर ये है। अगर ये पूछता कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो 4 का गुणा करते 4 पाई आंसर आता, लेकिन इसमें 4 का गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला प्रथम चतुर्थांश। अगर प्रथम नाम नहीं लेता तब हम 4 का गुणा करते, प्रथम लिया इसका मतलब 4 का गुणा नहीं करना है। विकल्प में देखिए कहीं पाई दिया है, पहला वाला विकल्प सही है, पहला वाला विकल्प सही है। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया कितना नहीं आया, ये भी लिखो। मैं तुम्हारी खातिर बना रहा हूँ तो तुम अपने खातिर मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है
ये कभी कभी एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछता है तो कभी 8 नंबर में पूछता है, और पूछता ज़रूर है, पूछता ज़रूर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहला सवाल इसका हम लोग लिख लेते हैं। पहले इसको प्यार से लिख लेंगे, x-2/2 बराबर y-1/5 बराबर z+3/-3 और x+2/-1 इक्वल टू y-4/8 और z-5/4। ठीक है, यहाँ तक आप केवल क्वेश्चन को उतार रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, a1 b1 c1। a1 b1 c1 कौन है, यही है, नीचे नीचे नीचे, तीनों का हर क्या a1 b1 c1 है, तीनों का हर a1 b1 c1 यानी 2 5 -3, 2 5 -3, और यहाँ a2 b2 c2, a2 b2 c2 क्या है, -1 8 4, -1 8 4, -1 8 4। इतना क्लियर है। a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 c2 निकल गया। तो अब क्या करना भाई, अब क्या करना, ध्यान से देखो। अब आपको सिंपल सा काम करना है, एक फार्मूला लगाना है, कास थीटा बराबर, ठीक है, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बट्टे 2 बार करड़ी, यहाँ 1 2 1 2 1 2, यही फार्मूला है ना, हाँ 1 2 1 2 1 2। फिर इसमें a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, इसमें a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बस इतना सा फार्मूला लगाना है। अब कास थीटा बराबर क्या लिखना है, a1 गुणे a2 मतलब 2 गुणे -1, क्या लिखेंगे, 2 गुणे माइनस में 1, b1 b2 मतलब 5 गुणे 8, 5 गुणे 8, c1 c2 का मतलब हुआ -3 गुणे 4, -3 गुणे 4, बटा के नीचे रूट के अंदर a1 b1 c1 का स्क्वायर यानी 2 5 -3 का स्क्वायर, 2 5 और -3 का स्क्वायर। दूसरी करड़ी में a1 2 b2 c2 -1 8 4 का स्क्वायर, -1 8 4, ये तीनों का स्क्वायर। समझे भाई, और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। कास थीटा बराबर 2 एकम 2 -2, 8 5 40, 4 3 12, और नीचे 25 4 29 और 9 29 9 38, और ये क्या हो जाएगा 64 16 और 1, 64 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 के 81, कितना हो जाएगा 81। अब देखिए ध्यान से आप, कास थीटा बराबर 40 में से 12 जाएगा और 2 जाएगा, 40 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 40 में से 10 जाएगा 30, 2 हो जाएगा 28, 28 में 2 जाएगा 26, ठीक है, 26 बटा 81 बाहर आ जाएगा, 9 बन जाएगा, और 38 चला जाएगा अंदर, 38 बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो थीटा बराबर आ गया कास इनवर्स 26 बटे 9 कड़ी में 38। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो दो कार्तीय समीकरणों के बीच का कोण ज्ञात करने का ये तरीका है। अब इसी में ध्यान दीजिए, इसी में एक सवाल ये भी है नीचे वाला, इसको भी मैं करवा दे रहा हूँ। इसी में एक सवाल और है नीचे, मैं इसको भी साइड में करवा देता हूँ। x/2 2 1, x/2 y/2 इक्वल टू z/1, और यहाँ देखिए और क्या है, x - 5/4, x - 5/4, y - 2/1 और z - 3/8, z - 3/8, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी a1 b1 c1 बराबर बराबर बराबर, यहाँ पर a2 b2 c2 बराबर बराबर बराबर, ठीक है। a1 b1 c1 के नीचे 2 2 1 लिखेंगे, 2 2 1, a2 b2 c2 के सामने 4 1 8, 4 1 8, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों का सूत्र लगाएंगे, दोनों कार्तीय समीकरणों के बीच का सूत्र लिखेंगे, बीच का कोण कास थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 1 2,
भाई पहले वाले रूट में a1² प्लस b1² प्लस c1², दूसरे रूट में a2² प्लस b2² प्लस c2²। ठीक है ना। अब क्या होगा, cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 यानी 2 गुणे 4, 2 चौक 8 डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 डायरेक्ट लिखो। 1 गुणे 8, 8 लिखो डायरेक्ट। पहली कड़ी में a1 b1 c1 के स्क्वायर, 2 2 1 का स्क्वायर, 2 का और 1 का स्क्वायर। दूसरी कड़ी में 4 1 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है ना। ऊपर बेटा 8 2 10 8 18 हो गया। ऊपर क्या हो गया, cos थीटा बराबर 18 बटे पहले रूट में 4 4 8 1 9, दूसरे रूट में 8 8 64, 4 चौक 16, 80 1 81 ये भी होगा। तो cos थीटा बराबर ऊपर हुआ 18, ये बाहर आया 3 और ये बाहर आया 9। ठीक है। 81 बाहर आके 9 बनेगा, 9 बाहर आके 3 बनेगा। 3 से 9 से 18 काट दो, 9 से 18 काट दो, 9 दूनी 18। ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 9 दूनी 18, ऊपर 2 नीचे और नीचे 3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये हुआ आंसर। मान के चलो 5 5 10 नंबर की मैंने तैयारी करा दिया, लेकिन दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न परीक्षा में आएगा, दोनों सेम नहीं आएंगे, दोनों में से केवल एक ही आएगा 5 नंबर का बन के। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई दोनों तैयार करके रखो, कोई भी आ सकता है। तरीका जानोगे, तरीका तुम्हें आएगा तो कोई भी आए, इन दोनों के अलावा इनके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप धड़ाक से कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण दिया है आपको, सदिश समीकरण निकालना है। तो सदिश समीकरण का एक सूत्र होता है, बस उतना आपको याद करना है। तो सदिश समीकरण के सूत्र को जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम बताते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों को लिखेंगे। x - 5/3, y + 4/7 बराबर z - 6/2। ठीक है। अब क्या करोगे तुम, प्यार से देखो, मैं प्यार से ही बताऊंगा, प्यार से देखो। लिखोगे वेक्टर a बराबर, क्या लिखोगे, वेक्टर a बराबर इन सब का चिन्ह बदल बदल के, 5 का 4 का -6 का, जिसको जिसको मैंने वाइट कलर के गोला में बंद किया, इनका चिन्ह बदल बदल के लिखना है। -5 से लिखना +5i, इसको -4j, इसको +6k, i/j/k इनके पीछे 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 लगा दो, लेकिन इनका क्या करो, साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो। तो +5i कैप -4j कैप और +6k कैप। और वेक्टर b बराबर क्या लिखोगे, वेक्टर b बराबर नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, इसमें चिन्ह नहीं बदलना, 3i 7j 2k। क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। हो गया। बोला सदिश समीकरण, क्या बोला है कि भैया सदिश समीकरण निकालिए। क्या बोल रहा है, सदिश समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ये क्या होता है, सूत्र होता है। सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यही सूत्र है ना। हाँ बिल्कुल यही सूत्र है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, जहाँ वेक्टर a है वहाँ वेक्टर a का मान उतार दो चुपचाप नकल करके, जहाँ वेक्टर b है वहाँ पे वेक्टर b का मान चुपचाप नकल करके उतार दो और आंसर बन जाएगा। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a की जगह पर 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा वेक्टर b, लेमडा वेक्टर b का मान ये 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, कुछ ध्यान देना नहीं है, आंसर लिख देना है। हो गया, हो गया। अब बच्चों ने कहा सर वेक्टर वाला बताइए, कमेंट में कहा था आप लोगों ने, तो मैंने वेक्टर वाला भी बताया, 8वां चैप्टर ग्राफ वाला, चित्र वाला भी बताया। भाग्यशाली छात्र ही इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर छोड़ के चले जाएंगे या बाद में भी नहीं देखेंगे फुर्सत निकाल के, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा। इसके बाद हमारा सवाल ये है, ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है और इतना के समांतर है। ठीक है, जाती है और समांतर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। प्यार से देखो, ये भी बहुत आसान है एकदम, जान लो, जीरो नॉलेज अगर आपको है
तब भी आप मेरी वीडियो देख करके लगेगा कि आपको तो बहुत कुछ आने लगा। हाँ, तो देखिए, कह रहा कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात की जो बिंदु इतना से जाती है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। क्या है? x1 y1 z1। x1 y1 z1 कितना? -2 4 -5, -2 4 -5। और ये क्या? ए बी सी है। ये क्या है? ए बी सी। ए बी सी का मान कितना है? 3 5 6। कितना है? 3 5 6। ठीक है। अब समांतर कार्तीय समीकरण का सूत्र हम लिखते हैं। ठीक है ना? समांतर कार्तीय समीकरण का सूत्र लिखेंगे। समांतर कार्तीय समीकरण का सूत्र, कार्तीय समीकरण क्या सूत्र होता है? x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। हाँ, क्या? x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे सी। ठीक। अब तुम क्या करोगे? x माइनस x1 का मान क्या? -2। -2 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा +2 बटे ए का मान क्या? 3 है। ठीक है ना? ए का मान क्या? 3 है। y माइनस y1 का मान 4 है बटे बी का वैल्यू क्या? 5 है। z माइनस z1 का मान क्या? -5 यहाँ आएगा तो हो जाएगा +5 बटे सी का मान क्या? 6। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, लेकिन इसके बदले आपको 5-5 नंबर देता है एग्ज़ाम वाला। एग्ज़ाम में आपको 5-5 नंबर थोड़े थोड़े काम के लिए मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कम मेहनत में सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला अगर कोई चैप्टर है तो वो चैप्टर नंबर 10 और 11 है। कौन है? चैप्टर नंबर 10 और 11 ऐसा है जिसमें थोड़े से काम का बहुत ज़्यादा इनाम मिलता है, थोड़ी सी मेहनत का बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलता है। ऐसे ही एक सवाल और यहाँ देखिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश इतना असदिश इतना द्वारा निर्धारित है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो नॉर्मल सूत्र होता है उसी सूत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना है। क्या निकालना? मापांक। मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले इस लाइन को और इस लाइन को नकल करके हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। पहले लिखेंगे वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। फिर उसके नीचे लिखेंगे वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। लिख दिया। अब दोनों का क्रॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस गुणा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। बीच वाली लाइन में आई जे के का गुणांक लिखेंगे। कितना? 1 - 1 3, 1 - 1 3। यहाँ पर 2 - 7 1, 2 - 7 1। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ 1 लेंगे। के पास में कुछ नहीं है तो 1 लिया, जे के पास में कुछ नहीं है तो 1 लिया, आई के पास में कुछ नहीं है तो भी 1 लिया। जिसका गुणांक कुछ भी ना दिखाई दे वहाँ पर 1 ले लेना है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से करते हैं। आई लिखेंगे, लाइन मिटाएंगे, -1 और 3 7 21 प्लस 21, -1 प्लस 21, -1 प्लस 21। फिर माइनस जे लगाएंगे, मिटा देंगे, 1 2 3 6, 1 - 6। फिर प्लस के कैप लिखेंगे और -7 प्लस 2 क्या होगा? -7 प्लस 2। ठीक है। अब क्या होगा बेटा? 21 में से 1 जाएगा 20i, 1 में से 6 जाएगा -5 गुणे माइनस जे प्लस 5j, और यहाँ 2 में से 7 जाएगा -5 के कैप। इतना आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इतना आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब दोनों का क्या करेंगे? मापांक निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको करड़ी में डाल देंगे। 20 5 5 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ 425 25। क्या हुआ? 450। 450 बाहर निकलेगा, 9 × 5 = 45। कितना होगा?
90 × 5, तो ये हो जाएगा यार 9 दहाई में 90 × 5, 9 × 10 को लिखो 2 × 5, अच्छा 2 बार 5 है ना, 9 12 आ गया 3, 2 बार का 5 12 आएगा 5, कड़ी में रह गया 2, 15 3 45, 15 हो जाएगा, 15 कड़ी में 2, 15 कड़ी में 2 आ जाएगा आपका आंसर। इतना वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में बताते हैं। ठीक है, देखा आपने कितना शानदार तरीके से आपको बताया गया। देखिए क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, प्यार मोहब्बत दिखाइए, आगे बढ़िए। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष उतना 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 है। वाह भाई वाह, थोड़ा टफ काम है। त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यार से देखना, मैं इसको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, कहीं भागना मत, यहीं पे रहना, मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले स्थिति सदिश लिखेंगे, ए को लिखेंगे वेक्टर ओ ए। ठीक, वेक्टर ओ में क्या लिखेंगे, 1j 1k 1 i 1j 2k, यानी i + j + 2k। अब बी वाले को वेक्टर ओ भी लिखेंगे, वेक्टर ओ भी मतलब 2i 3j 5k, 2i 3j 5k, 2i के 3j + 5k। और वेक्टर ओ सी लिखेंगे, ओ सी में लिखेंगे 1 5 5, यानी i + 5j + 5k। हमने ओ ए ओ बी ओ सी कहाँ से लिखा, अरे जो दिया था उसी को देख के नकल करके लिखा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया, आई जे के को उसमें सटा दिया, ए बी सी को ओ ए ओ बी ओ सी कर दिया, क्या लगा है इसमें। अब आपको ए बी ए सी निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का सूत्र होता है क्या, बाद वाले में से पहले वाला घटेगा, यानी बी में से ए आपका घटेगा। तो ऐसे नहीं घटेगा, ओ बी में से ओ ए घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा, वेक्टर लगा के घटेगा। आप समझे, यानी बी ए बी का मतलब लास्ट वाले, यानी ओ बी - ओ ए लिखना। देखो ओ बी - ओ ए लिखना, ये सूत्र होता है, उल्टा उल्टा लिखते हैं। ओ बी का मान यहाँ पे है 2i 3j 5k, 2i 3j 5k, ब्रैकेट में बंद, माइनस लगा के अगले ब्रैकेट में ओ ए का मान i j 2k। ध्यान से देखिए, 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, 3j में से j जाएगा 2j बचेगा, 5k में से 2k जाएगा 3k बचेगा। ठीक है, ये वेक्टर ए बी आ गया। अब इसी तरीके से वेक्टर ए सी निकालेंगे। वेक्टर ए सी के लिए भी सूत्र क्या होगा, उल्टा, सी में से ए घटेगा, यानी ओ सी - ओ ए, ओ सी - ओ ए। ठीक है, ओ सी - ओ ए। ध्यान दो, ओ सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ओ सी की जगह ओ सी का मान लिखिए i 5 5, i + 5j + 5k, फिर माइनस लगा के ओ ए का मान क्या होगा, i j 2k, i j 2k। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनल काम करने जा रहे हैं हम, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, i में से i जाएगा ख़त्म, 0i, 5j में से j जाएगा 4j, 5k में से 2k जाएगा 3k। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ये क्या आ गया, ए सी का मान, वेक्टर ए सी। अब हम ए बी ए सी का क्रॉस निकालेंगे बाद में, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे i j k। ठीक है, ए बी का लिखिए 1 2 3, 1 2 3, ए सी का लिखिए 0 4 3, 0 4 3। ठीक है ना, अब इसको प्रसार कर देंगे चौथा चैप्टर सारणी के हिसाब से, चौथा चैप्टर सारणी के हिसाब से प्रसार करिए। आई लिखिए, ए मिट जाएगा, 2 3 6 4 3 12, 6 में से 12 घटेगा, माइनस का जे लिखते हैं, 1 3 3 0 0, 3 - 0, प्लस का के लिखते हैं, 1 4 4 - 0, 4 - 0। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए 6 में से 12 जाएगा -6 i, और 3 में से 0 जाएगा 3j, और 4 में 0 जाएगा 4k। ठीक है ना, बस समझे। अब क्या होगा मेरे बाबू मेरे सोना, ये वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आ गया। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, लिखेंगे त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो 1/2 ऐसे रहेगा। माड लगने का मतलब क्या हुआ, करड़ी लगेगी। करड़ी किस पे लगेगी, इस पे, इस पे, इस पे, केवल इनके गुणांकों पे, -6 -3 4, -6 -3 4। इस पे स्क्वायर लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, बराबर 1/2। 36 9 16, 36 9 16। तो देखो 36 में 16 जोड़ दो, 36 9 कितना हुआ, 36 9 45, 45 16 61, 45 10 5, 55 6 61, 1/2 रूट में 61। इतना वर्ग मात्रक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आज की वीडियो वेक्टर वाले सवाल को, चित्र वाले सवाल को समझाने के लिए बहुत पर्याप्त है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताते रहिए ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाऊं, समझे। ये सवाल 2 नंबर का है। मैंने आज के सीरीज में अपने स्टाफ से बोला था यार तुम 5 नंबर और 8 नंबर का ही सिलेक्ट करना, लेकिन उसने गलती से 2 नंबर वाला भी दे दिया है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 1 नंबर भी आपको मिले तो वो भी आपके लिए एक वरदान होगा। हम तो आपको 2 नंबर वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में सवाल जो आता कैसे आता, वेक्टर ए उतार लेंगे i -7j + 7k, वेक्टर बी उतार लेंगे, क्या होगा 3i - 2j + 2k। ठीक है, क्या निकालना है, क्रॉस गुणा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस गुणा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणा। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणा। कैसा बोलते हैं इसको, सदिश गुणा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या बोलते हैं, अदिश गुणा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये अदिश गुणा, वो सदिश गुणा, याद रहना चाहिए। इसका अलग सूत्र होता है, इसका अलग सूत्र होता है, तरीका अलग अलग है दोनों का। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, अब मुझे क्रॉस निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसमें आ जा भैया, पहले लिखेंगे i j k, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, i j k को i के नीचे यहाँ 1 - 7 + 7, 1 - 7 + 7, 3 - 2 + 2, 3 - 2 + 2। ठीक है ना, 3 - 2 + 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, i कैप लिखेंगे, इसको मिटा देंगे, 7 दूनी 14, -14 और +14, लो -14 +14, ये -j लिखिए, तो -21 +k लिखिए, मिटाइए, -2 + 21, -2 + 21। ठीक है ना, तो समझ में तो आ ही रहा है। ये 0 हो गया भैया, 0 i और -2 में से एक की जगह -19 -j + 19j, और 21 में से 2 जाएगा 19 के + 19 के। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। 0 i लिखना जरूरी नहीं है इतना, तो इसको हटा दीजिए, बस 19j + 19 के। बात समझ में आ गई, 19j + 19 के आपको समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बार और मैं पूछना चाहूँगा कि अगला टॉपिक कौन सा लूँ मैं, बोलिए कमेंट में। एक बात और बताना चाहूँगा इसी में, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछे तो सिर्फ इतना काम करना है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि नहीं भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माड में करके पूछ दे, तो कैसे करेंगे, तो इसी को देखो, माड में मैं लिख देता हूँ और एक करड़ी में चला जाएगा, 19 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर, 361 361 जोड़ेंगे, ये क्या हुआ, 722 होगा क्या, अरे 2 कम 2, 2 6 12, 2 से लिख, तो 6 722 होगा। करड़ी से बाहर निकलने के लिए क्या, 19 361 × 2 होगा, 361 बाहर आएगा, 19 बनेगा, 19 कड़ी में 2। ठीक है, 19 कड़ी में 2। अगर माड पूछे तो इतना उत्तर होगा, केवल क्रॉस पूछेगा तो इतना उत्तर होगा। तो जो पूछेगा आप वो करना, आप तो इसको जानो पहले। अब ये अवकल समीकरण आ गया, एक मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, मैं उसको पढ़ा रहा था 5वां चैप्टर। ठीक है, और मैंने कहा था जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँ वीडियो कॉल बैच में, तुम उसी चैप्टर से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछना,
ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं पाँचवा तो तुम छठवां का सातवां का आठवां का नौवां आगे का पूछो। कई बार समझाने के बाद भी वो बच्चा शांत था। फिर एक हफ्ते बाद वो अपनी बात भूल गया। हम पढ़ा रहे थे पाँचवा चैप्टर अवकलन dy/dx जिसमें लिखा रहता है, और उसने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया, जबकि ये बात उसने नहीं बोला न पढ़ा, केवल इतना ही उसने क्या किया, पढ़ दिया। करा कि सर हल कीजिए, लिखा है आप बताइए। हमने कहा ये तो पाँचवें चैप्टर का सवाल नहीं है। तो उसने कहा नहीं 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 सर ये पाँचवें का है, इसमें dy/dx लिखा है तो पाँचवें का नहीं है, dy/dx लिखा है इसका मतलब पाँचवें का है। तो हमने कहा भैया नौवें में भी ये लिखा रहता है। तो कहा नहीं हम पाँचवें का पूछ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से पूछ रहे हो? तो बोला किताब से। हम कहा कौन सी एक्सरसाइज में है? कल एक्सरसाइज मैंने एग्जाम्पल में दिया है। फिर बोला फिर हल करा दीजिए। मैंने कहा ऐसा करो तुम उसका फ़ोटो भेजो मुझे, जिस पेज पर है एग्जाम्पल में पूरे पेज का फ़ोटो भेजो। तो उसने काफ़ी टाइम लगाया, 3-4 मिनट बाद उसने पूरे पेज का फ़ोटो नहीं भेजा, केवल इतने का फ़ोटो भेजा, क्रॉप करके व्हाट्सएप में क्रॉप करके इतने का फ़ोटो भेजा। मैंने कहा तुम क्रॉप करके क्यों भेजो? मैंने पूरा पेज देखना मुझे किस चैप्टर के एग्जाम्पल में है। तो फिर बाद में कहा सर हम अंसाल में पाए हैं। तब मुझे लगा गुस्सा कि भाई अंसाल में है तो उसमें सीधे लिखा हल कीजिए 9वें चैप्टर का है, और तुम 5वें चैप्टर का ज़बरदस्ती मेरे से बता रहे हो। तो फिर मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि अगर ये 5वें चैप्टर का नहीं है, 9वें चैप्टर का है, तो तुम्हें क्लास से हम 3 दिन के लिए बाहर कर देंगे। तो 3 दिन से वो बाहर हो गया। ये है 9वें चैप्टर अवकल समीकरण का। तो आप लोगों को मैं ये बात इस नाते बता रहा हूँ, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे, तो पढ़ाने वाले शिक्षक से कभी भी आगे बढ़ के नहीं पूछना है। शिक्षक का ज्ञान नहीं तौलना है, ज्ञान नहीं आजमाना। शिक्षक को, टीचर को चेक नहीं करना है कि इसको आता है कि नहीं आता है, या देखिए आगे पूछ लें बता पाएंगे नहीं पाएंगे। कुछ नए टीचर होते हैं जो अभी पढ़ाना 1 साल 2 साल से शुरू कर रहे हैं, तो वो डेली घर से पढ़ के आते हैं, रट के आते हैं, तैयार करके आते हैं, हल करके चेक करके आते हैं, तब पढ़ाते हैं। कभी कभी क्लास में फंसते हैं। ऐसे टीचर से आप आगे से पूछ देंगे तो वो फंस जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आई बाई करेंगे, बेइज्जती फील करेंगे, होपलेस होंगे। और टीचर्स को होपलेस नहीं करना चाहिए, टीचर को हौसला देना चाहिए ताकि वो और अच्छा आपको पढ़ाए। स्टूडेंट का काम है टीचर को हौसला देना, प्रशंसा करना, उसकी आड़ में कुछ पूछ लेना वो अलग बात है। लेकिन आप उनको निराश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका नुकसान। तो ऐसे उस स्टूडेंट का नुकसान था, और ये आदत आपके अंदर रही। आप 5वें चैप्टर पे पढ़ रहे हो और आप 10वें चैप्टर के बारे में ख्वाब देख रहे हो। मेहनत करना चाहिए 5वें चैप्टर का, आप सिर्फ ख्वाब देखे जा रहे हो 10वें चैप्टर का, 10वें चैप्टर का। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे से इंटर में पूछते हैं जो वीडियो कॉल पे पढ़ते हैं, कहते हैं सर आईएएस की तैयारी कितने साल की होती है? अभी इंटर की तैयारी हुई नहीं, आईएएस की तैयारी पूछने लगा। सर इंटर के बाद बीएससी करें या बीए करें, क्या करें? मैं पूछता हूँ आगे बनना क्या है? सर आईएएस बनना है, इस नाते पूछ रहा हूँ। मतलब उनका अगर मुंह खुला आप छोड़ देते हैं, छूट दे देते हैं बोलने बतियाने का ना, तो जो वर्तमान है उसको कभी नहीं पूछेंगे, वो हमेशा भविष्य पूछेंगे, और वर्तमान को बर्बाद कर देंगे। तो बेटा टीचर्स डिसिप्लिन अगर कोई बनाता है तुम्हारे लिए, तो डिसिप्लिन में रह के काम करो, उसके अंदर रह के तुम पढ़ाई करो, उसके अंदर रह के तुम अध्यापक से संवाद करो। उससे बाहर निकलोगे तो तुम्हें अंदर की चीज़ें, वर्तमान की चीज़ें नुकसान करेंगी। ठीक है, कहते हैं ना शादी की उम्र होती है तो लोग शादी कर रहे हैं, बुढ़ापे की उम्र होती है तो बुढ़ापा घोषित गवर्नमेंट करके पेंशन देती है। तो आपका भी एक एज होगा, समझ का एज होता है एक। इंटर पास, ग्रेजुएशन पास के बाद आप डिसाइड करो ना आपको क्या करना है, या करना ही है तो रोज़ उसी ख्वाब में मत डूबे रहो। एक बार सोच लिया चलो हमें आईएएस बनना है, आईएएस बनने का, इंटर के बाद आईएएस बनने का जो सफ़र शुरू होगा वो 3 से 4 साल बाद का तैयारी का सफ़र शुरू होगा। तो तुम 4 साल बाद की बातें रोज़ रोज़ दिमाग में 24 घंटा लेके घूमोगे, तो फिर आज जो तुम्हें दिमाग में लेके घूमना अवकलन, समाकलन, रैखिक, प्रोग्रामन, प्रायिकता है, तो ये कहाँ से घूम पाओगे? ठीक है, तो ज़्यादा बात हो गया, क्लास में ये सब बात नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, उनके लिए ये नसीहत है। प्यार से इस सवाल को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, x/dx बराबर x/dx। ये बराबर नहीं रहेगा, ये गलती से टाइप हुआ है। ठीक है, x/dx प्लस 2y इक्वल टू x² log x। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको चेंज करेंगे किस रूप में? इसको इस रूप में चेंज करेंगे, dy/dx प्लस py बराबर q।
इस वाले रूप में चेंज करना है। अवकल समीकरण का ये सवाल है, 5 नंबर का है। तो x से दोनों पक्षों में भाग देंगे, x से यहाँ भाग देंगे तो क्या बचेगा, dy/dx। x से 2 में भाग देंगे 2/x, y को साइड में लिखो। x से x स्क्वायर में भाग देंगे, x कट जाएगा, बचेगा x log x। ठीक है, समझ में आया। x dy/dx प्लस py बराबर q। इस फॉर्मेट में ये सवाल हो गया। अब अगर तुलना करोगे तो p का मान क्या है यहाँ पे 2/x, y का गुणांक p है तो y का गुणांक 2/x है, तो यानी p का वैल्यू क्या 2/x। p का वैल्यू क्या आ गया 2/x, कामा लगा के। q का वैल्यू क्या है, बराबर के बाद वाला पद q है और बराबर के बाद वाला पद x log x है, तो q का वैल्यू हो गया आपका x log x। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे एक फार्मूला IF बराबर लिखेंगे e की पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p dx। ठीक है, तो हो जाएगा IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या 2/x और dx। ठीक है ना, तो IF बराबर e की पावर 2 आपका ऐसे रहेगा 1/x का समाकलन log x, यानी 2 log x हो जाएगा। ठीक है, यानी IF बराबर e की पावर ये 2 आ जाएगा, इसके ऊपर घात बन जाएगा तो जाएगा log x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक नया सूत्र सीखिए, अगर e की पावर log x है तो समझ लीजिए इसका फार्मूला क्या होगा, इधर से सारा कुछ मिट जाएगा, केवल x बचेगा। मतलब क्या, e से लेकर log जहाँ तक लिखा है वहाँ तक ख़त्म, ऐसे वहाँ तक ख़त्म, केवल x लास्ट वाला बचेगा। मतलब यहाँ तक आपको छोड़ देना, बाकी उसके बाद वाला लिखना है, यानी बराबर x लिखना है। ठीक है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका फार्मूला क्या होगा, e खत्म हो जाएगा, log खत्म होगा, x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x स्क्वायर। IF बराबर आपका मिल गया x स्क्वायर। समझ गए। अब एक और सूत्र हम लिखेंगे, एक और हमारा सूत्र है, चूँकि सूत्र होता है y इंटू IF बराबर q इंटू IF। ठीक है ना, y इंटू IF बराबर q इंटू IF, ये होता है फार्मूला। एक बार मैं फार्मूला चेक कर लेता हूँ। हाँ, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। समझ गए, बात समझे। तो मेरे भैया y इंटू IF बराबर q इंटू IF, ये भी फार्मूला होता है। इस फार्मूले में IF का मान यही वाला हम रखेंगे, y की जगह पर y रहेगा, IF की जगह IF का मान यहाँ भी रहेगा, IF यहाँ भी रहेगा। q की वैल्यू लाएंगे यहाँ से, q का मान यहाँ से x log x, q का मान क्या x log x, यहाँ पे मुझे लिखना है। तो y इंटू IF का मान यही है x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान क्या था x log x था, इंटू IF का मान क्या है x स्क्वायर और लिखेंगे dx। तो ये हुआ आपका x स्क्वायर y बराबर और यहाँ पहले लिखेंगे log x, x और x स्क्वायर का गुणा होगा तो जाएगा x क्यूब dx। ठीक है ना, जब दो फलन का गुणनफल का समाकलन करना हो तो log x वाले मैटर में पहला फलन log x को मानते हैं। ठीक है, log वाले मैटर में पहला फलन log को मानते हैं। ठीक है, आइए x स्क्वायर y बराबर, ध्यान से देखो, इसी चीज़ को 2 बार लिख देना है। इसका समाकलन कैसे होगा, इसी चीज़ को 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है। ठीक है, log x क्यूब एक बार यहाँ, फिर log x क्यूब एक बार यहाँ। ठीक है, अब पहला वाला छोड़ के क्या करेंगे, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर अवकलन से पहले मझला कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर इससे पहले इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल बंद, फिर इसके पहले माइनस चिन्ह है। समझ गए। तो इसका समाकलन इस तरीके से हुआ, इसका समाकलन इस तरीके से 2 बार यहाँ एक बार यहाँ लिखा, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर पूरे का समाकलन हो गया। ठीक है, आइए आगे आगे आइए, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। मेरा जो तरीका है आप लोग ये वाला तरीका समझे नहीं होंगे, 2 फलन के गुणनफल के समाकलन का सूत्र यूवी वाला सूत्र है, ये मेरा अपना तरीका है। जब आप बोलेंगे तो मैं इसको अच्छे डिटेल में समझा दूंगा यूट्यूब पर, नहीं तो एप्लीकेशन पर और वीडियो कॉल बैच में हमने बहुत डिटेल से समझाया है। log x जैसे है वैसे लिख लीजिए,
एक्स पे घाते 3 का समाकलन क्या होगा, एक्स पे घाते 4/4 माइनस इसका लॉग एक्स का अवकलन 1/x और एक्स पे घाते 3 का समाकलन एक्स पे घाते 4/4 होता है इंटू डी एक्स। ठीक है, आइए x² बराबर, इसको पहले लिखो x की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स से x कट जाएगा x की पावर 3/4 डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए x² बराबर एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स 1/4 साइड में रहे, एक्स पे घात 3 का करिए तो एक्स पे घाते 4/4 होगा समाकलन, एक्स पे की पावर 3 का समाकलन एक्स पे घात 4/4 होगा, लास्ट में सी। अब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4/4 एक्स की पावर 4/4 कामन, x² बराबर एक्स की पावर 4/4 कामन हुआ, क्या बचा लॉग एक्स माइनस 1/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी। अब यहाँ से x² कट जाएगा, ये केवल x²/4 बचेगा। ठीक है, x² कट गया, 1 = x²/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी। यहीं छोड़ देंगे तो यही आंसर है, लेकिन जो आंसर बुक में आता है, बच्चों को बुक में अगर वो आंसर ढूंढना है, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो बुक वाला आंसर लाने के लिए तो बुक वाले आंसर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बुक वाले आंसर को भी हम लोग ट्राई करते हैं, कैसे आएगा देखिए। 4 का गुणा यहाँ कर दो, ठीक है, 4 का गुणा इधर कर दो, इधर 4 बराबर x² ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी। x² का गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, 4 बराबर x² लॉग एक्स माइनस x²/4 प्लस सी। 4 का यहाँ गुणा कर दो, 4 × 16 बराबर 16x² लॉग एक्स, यहाँ केवल 4 आएगा माइनस x² प्लस सी। एक काम करते, कुछ छूट गया, देखिए यहाँ पर y छूट गया, x² के बगल में y था, y रहेगा। ठीक है, y था तो y रहेगा। एक बार मैं 3 लाइनों को फिर से मिटाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, यहीं पे छोड़ दोगे तभी भी उत्तर सही है। वैसे अगर दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देते हैं, जो आंसर बुक में आया है वही आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, x² का एक काम करते हैं, यहाँ से समझते हैं। ये x² है ना, ये पास नहीं करते, x² से यहाँ पे सब जगह भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो यहाँ से कट ही जाएगा, x²/4 बच जाएगा, अंदर log x माइनस 1/4 प्लस c/x² हो जाएगा। ठीक है, यह x² से इसमें और इसमें भाग दिया, इसमें भाग गया तो ये 4 घात था, 2 घात बन गया, इसमें भाग गया c/x²। y बराबर 4 का गुणा इसमें करके 4 का इसमें कर दो, यानी x² यहाँ नीचे 4 × 16 और अंदर 4 का log में गुणा 4 log x माइनस 1 प्लस c, x² ऊपर जाएगा, x की पावर -2 होगा। फिर से समझो, 4 का इसमें गया 4 log x और 4 का लास्ट में 4 में कर दिया 4 × 16 बटे का x² ऊपर जाएगा, x की घात -2। यही तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। कभी आए सिद्ध करने के लिए तो प्रूफ्ड लिखना, नहीं तो आंसर तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये टेढ़ा सवाल था भैया, 5 नंबर का सवाल था। कितने का, 5 नंबर का। ये कभी 8 नंबर में नहीं आया था एग्ज़ाम में, इसका ऐसा कोई इतिहास नहीं है। ये भी 5 नंबर का ही सवाल है, कहा कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। क्या निकालना है, इसका व्यापक हल निकालना। कमेंट नहीं आ रहे आपके। व्यापक हल निकालने के लिए क्या करेंगे बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये सवाल अपने आप में एकदम आसान सवाल है। e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dy माइनस e⁻x माइनस e⁻−x dx बराबर 0। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण का व्यापक हल रहेगा यहाँ, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, dy वाले पोर्शन को बाएं पक्ष में लाना है
डी एक्स वाले पोर्शन को दाहिने पक्ष में। ठीक, पहले यही काम करो। तो ये तो पहले से बाएं पक्ष में है तो रहेगा ही रहेगा। बराबर माइनस में है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड में जाएगा तो केवल ये वाला चिन्ह बदलेगा, ये नहीं कि ये भी बदल जाएगा ये भी बदल जाएगा, सारा चिन्ह नहीं बदलता है। इस कोष्टक के शुरुआत में जो चिन्ह रहेगा वही बदलेगा। तो देखिए माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डी वाई यहीं रहेगा, डी एक्स आएगा इसके नीचे लग जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई भी यहीं रहेगा, डी एक्स वहीं रहेगा, ये कोष्टक जाएगा इसके नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे के नीचे ये कोष्टक ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स यहीं पर है। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, समाकलन सिंबल यहाँ भी लगा देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, कितना छिपा है 1, तो 1 का समाकलन y के सापेक्ष क्या होगा, y होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, नीचे वाले को t मानेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को क्या मानेंगे t, अवकलन करेंगे तो फिर यही होगा। ठीक है, इतना dx बराबर क्या होगा dt, तो यहाँ नीचे जाएगा 1/t और ऊपर वाला dx बराबर क्या हो गया dt, बात समझे। तो y बराबर 1/t क्या होता है, log t होता है प्लस c, तो y बराबर log t का मान कहाँ पर है, t का मान देखिए, t का मान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, लास्ट में c, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब इससे आसान सवाल मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 से 6 लाइन का सवाल था, और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर में ये भी पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं, केवल 2 नंबर में। अब आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से गौर से देखना, ये भी इजी सवाल है, बस 2 नंबर वाले सवाल मैंने 3-4 सवाल इसमें आज आपको करा दिया। ठीक है, प्यार से देखिए कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में x है तो dx को भी राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। ठीक, तो dy बराबर 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स dx, dy बराबर कास का ऐसा फार्मूला लिखिए कि बगल वाला 1 कट जाए। कास के आसपास जब भी 1 हो प्लस में माइनस में, तो कास का ऐसा फार्मूला लिखेंगे बगल वाला 1 कट जाए। तो 1 माइनस इस कास का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे इसका सूत्र लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्यार से देखो, dy बराबर 1 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में ये 1 और 1 क्या होगा, कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा, बीच में आएगा 2 कास स्क्वायर x/2, समझ गए। और ये 1 और ये भी कट जाएगा, ये 1 और 1 कट जाएगा। ठीक है, dy बराबर 1 1 कट गया, ऊपर 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे 2 कास स्क्वायर x/2, यहाँ पे dx, यहाँ पर भी dx। अब आप देख रहे हैं 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बन जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखिए dy बराबर ये tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इतने का dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तब जाकर के समाकलन आसानी से होगा। करिए, यहाँ 1 है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा y, इधर सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन tan x/2, जो रहेगा बटे में वो हो जाएगा सटे में सट गया, माइनस 1 का समाकलन x होता है, लास्ट में c जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। यह समझो एक तरह से समाकलन करना ही होता है, ये एक तरह से क्या होता है, समाकलन करना ही होता है। और एक बात मैं बता दूं, अब तक आपने अगर 16 घंटे वाला वीडियो कोर्स नहीं लिया है तो उसको ले लो। ये तुम मत सोचना कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, ये सच है कि मैं फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये झूठ है कि आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बात तो झूठ नहीं है, ये भी सच है। तो आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, अगर आपके फ़ायदे से मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होता है तो आपको अपना फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने लिए बेटा
₹218 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ₹218 का तुम महीने में 4 चाउमीन, बर्गर, मोमो, टिकिया, अंडा खा के ख़त्म कर देते हो, दोस्तों को खिला देते हो 200 से ज़्यादा। लेकिन आप अपने लाइफ के लिए एक बार 218 लगाओगे तो पता नहीं कितना नंबर पाओगे, कितने लंबे समय तक उसका फ़ायदा लोगे। तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक आया। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्या इसमें बताना है? कोट एवं घात। कोट एवं घात ये 1 नंबर में पूछता है, ये 1 नंबर में पूछता है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोट और घात से संबंधित एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओरिजिनल पेपर मेरे हाथ में है और एक बार मैं इसके दर्शन आपको करवाता हूँ। ध्यान से देखिए, कोट और घात वाला सवाल मैंने कहा ना कि ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। अब आप ख वाला देख लो, ख वाला क्वेश्चन देखो, ख वाला आप क्वेश्चन देखिए। ख वाला क्वेश्चन देख रहे हैं? ख वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अवकल समीकरण इतना की कोटि क्या है? कोटि पूछा है ना, बोलो कोटि पूछा है कि नहीं पूछा है? 1, 4, 3, 2 में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा कोटि और घात बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आज से आप जानेंगे, आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो कितनी बार अवकलन हुआ इसका। 1 बार हुआ कि 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ? 2 बार अवकलन हुआ, तो कोटि इसका कहलाएगा 2। अगर घात पूछता है तो जहाँ से कोटि मिला है वहीं से घात मिलेगा, यानी यहाँ से कोटि बताया ना तो इसी को कोष्टक में बंद कर दो और इस पर सोचो कितना घात होता है, 1 घात, तो इसका घात 1 होगा। ठीक है, तो लिखा है कि भैया प्रत्येक अवकल समीकरण कोटि एवं घात परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो इसका घात कितना है? 1 है, बस 1 नंबर का ये सवाल है, इससे ज़्यादा का नहीं। इसमें भी आपको क्या बताना है? कोटि एवं घात बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कोटि एवं घात। तो कोटि हम कहाँ से बताएंगे? कितनी बार यहाँ मिला अवकलन हुआ? 2 बार, तो कोटि इसका 2 हुआ। घात इसका क्या होगा? अपरिभाषित। क्यों ऐसा होगा बताता हूँ। जब त्रिकोणमिति परिवार में साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक इनके साथ अगर dy/dx है, कहीं भी अगर कास साइन के साथ dy/dx है, सेक काट के साथ dy/dx है, किसी भी त्रिकोणमिति फलन के साथ dy/dx है, तो वो है घात अपरिभाषित। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 कंडीशन में घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, याद रखना, इस तरह का कभी भी मिले, कहीं भी मिले तो घात अपरिभाषित बताइएगा। यहाँ तो मिल गया इस तरह का ना, तो इस नाते घात अपरिभाषित है। ठीक है, चलो आगे देखो, इसमें बताना है कोटि एवं घात। सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ? ये 1 बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, तो कोटि आपका कितना हो गया? कोटि आपका हो गया 2। और इसी के ऊपर आप होल पावर देखो, इसी के ऊपर घात कितना? 1 है, तो घात इसका हो जाएगा 1। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर घात 4 है। नहीं नहीं, जहाँ से कोटि आएगा वहीं से घात भी आएगा। जैसे जिस दुकान पर चीनी खरीदोगे उसी दुकान पे चाय पत्ती भी मिलेगा, जिस दुकान पे सर्फ मिलता है वहीं दुकान पे साबुन भी मिलता है। उसी तरह से अगर हमने यहाँ से कोटि प्राप्त किया तो इसी में से घात को बताना है, दाएं बाएं कहीं अगल बगल नहीं जाना है। अगर यहाँ से कोटि मिला 2 तो इसी से घात को बताना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये 1 बार अवकलन है। ठीक है, तो कोटि क्या होता है? कितनी बार अवकलन है? 1 बार, तो इसको कोष्टक में बंद करो। अब बताओ उस पर कितना घात लगा? 1 घात, इस पर 1 घात लगा, 1 घात हो गया बस। इसमें देखो 3 बार अवकलन यहाँ, 4 बार अवकलन यहाँ, तो कोटि आपका कितना हुआ? कोटि आपका 4 हुआ। लेकिन घात क्या है? घात अपरिभाषित। ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना साइन कास टैन अगर इसके साथ अवकलन सिंबल आएगा तो अपरिभाषित कहलाएगा। अभी मैंने आपको समझाया है, देखिए साइन कास टैन से कोसेक के साथ अगर अवकलन का सिंबल है तो वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, क्या होता है? अपरिभाषित। ये भी तो अवकलन का ही सिंबल है जो डैश लगा तीनों। अरे वाई पे डैश लगाओ चाहे dy/dx लिखो, दोनों बात एक है। 2 डैश लगाओगे 2 बार अवकलन करोगे, 3 डैश लगाओगे 3 बार अवकलन करोगे, समझ गए ना। तो इस वजह से घात अपरिभाषित। अब तुम और देखो, इसमें ये तो हम आपको सवाल बता चुके हैं, यही सवाल तो है, यही तो है। और इसमें देखिए ये सवाल भी हम आपको आज बताएं, शुरू में ही आपको बताए हैं।
चित्र बना करके। याद आया? अब ये क्वेश्चन शानदार होगा आपके लिए। समाकलन की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाकलन की दुनिया में आपका मोस्ट वेलकम है। आपका कमेंट ही मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। प्लीज़ आप एनर्जी दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। y बराबर x की पावर डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध करना इतना बराबर इतना। देखो जब इनफाइनाइट वाला मैटर हो ना तो कुछ नहीं करना, एकदम गंवारों वाला नियम बता दे रहा हूँ, तुम होशियार बन जाओगे। देखो जो लिखा हो इसे उतार लो, y बराबर x उतार लिया। इसके ऊपर जो लगातार घात बढ़ता जा रहा है उसको मत उतारो, केवल एक को x उतार लो। फिर क्या करो, यही वाला बाएं पक्ष वाला ले जाकर इसके ऊपर रख दो बस। अगर ऊपर रखा हुआ है तो तुम इसको ले जाके ऊपर ही रखना, ठीक है। ये सब ऊपर रखा जा रहा है घात के रूप में, तो इसको ले जाओ यहाँ तुम घात के रूप में रख दो बस। क्या हो जाएगा यहाँ y, और कुछ नहीं समझना, हो गया काम। अब दोनों पक्षों को लाग लेंगे। क्यों? मैंने कहा जब घात के रूप में सवाल आए और अवकलन करना हो तो लाग जरूर लेते हैं। लिखिए लाग y बराबर लॉग x की पावर y, ठीक है। अब क्या होगा, लघुगणक के नियम से घात आएगा शुरुआत में, तो यानी log y बराबर y आएगा शुरुआत में, तो जाएगा y log x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए। log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये दो फलन का गुणनफल है। ये प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। समझे? अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, इधर का y उधर जाएगा तो y हो गया, बाकी y एक y बटे एक्स प्लस। अच्छा, अभी ऐसे नहीं, अभी कुछ नहीं। एक से ज़्यादा जगह पर जब डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो पहले उसको बाएं पक्ष में ला के कॉमन लेते हैं। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पहले इसको लिख लो, ठीक। और क्या करोगे, प्लस सहित इतना आ जाएगा बाएं पक्ष में, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा y बटे x। समझे? अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को क्या करोगे, कॉमन ले लो। क्या करोगे बेटा, कॉमन ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 1 बटे वाई माइनस log x बराबर ये y बटे x। समझ गए? अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाई का गुणा यहाँ करो तो 1 माइनस वाई log x हो गया, होल अपन y बराबर y बटे x। जब डी वाई बाई डी एक्स में कोई बटाया है तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स में पहले से कोई बटा हो बगल में तो राइट हैंड साइड में ले जाने पे क्या होता है, वो पलट ही मार जाता है। यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स इंटू इसको क्या करेंगे, पलट देंगे तो y ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस वाई log x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x को लेके आएंगे बाएं पक्ष में तो इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा। x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का गुणा कर लो, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 1 माइनस वाई log x उतार दो। यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हो गया सिद्ध, प्रूव्ड हो गया भैया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देख लीजिए, यही सिद्ध करना था ना। देखिए, देख रहे हैं, वीडियो लाइक कर देना मेरे बाबू। अगला सवाल देखो, अगले सवाल को भी बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा था और मैं इस साल पिछले 1 महीने में इसको 3 बार बता चुका हूँ। किसको किसको याद आ रहा कि सर इसको आप बताए हैं, कमेंट में ईमानदारी से बताना किसको किसको याद आ रहा है, बताना ज़रूर भाई, ठीक है। हाँ चलो, e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 इतना लाना है सिद्ध करके। चलो दोनों पक्षों का अवकलन करो, तो ये प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, इसका 0 और इसका 1 होगा, प्लस द्वितीय फलन यानी 1 प्लस एक्स इंटू प्रथम का अवकलन e की पावर y का e की पावर y ही होता है, लेकिन जहाँ y रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर 1 का अवकलन 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा बराबर 1 प्लस एक्स e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। e की पावर y दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, e की पावर y को दाहिने पक्ष में ले जाओ तो 1 प्लस एक्स
e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर e की पावर y इधर जाएगा माइनस e की पावर y होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला e की पावर y लेके चले जाओ, इसके नीचे लगा दो 1 प्लस एक्स, न सब लेके चले जाओ, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जितना घेर रहा हूँ ना, ये पूरा उठा के दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस e की पावर y बटे 1 प्लस एक्स e की पावर y। अब e की पावर y से e की पावर y क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में ऊपर 1 और नीचे 1 प्लस एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे का देखिए, ठीक है, अब इसके आगे का देखिए ध्यान से, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि एक बार और अवकलन होगा, क्योंकि जो सिद्ध करना है ना भाई, इसमें देखो 2 बार अवकलन हुआ है, 2 बार हुआ है ना, तो आप भी इसमें 2 बार अवकलन करिए। इसका दोबारा अवकलन जब होगा तो हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, अंश बटे हर का पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या 1, 1 का अवकलन 0, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या 1 प्लस एक्स, 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा, बटे हर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 0 का गुणा होगा, इसमें तो 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 तो हो जाएगा -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना। अब ये है तो प्लस, लेकिन इसमें भी माइनस है छुपा हुआ। कैसे, देखो अगर कहीं प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स 2 बार लिखा होगा। अगर प्लस एक्स स्क्वायर है इसका मतलब माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स 2 बार है इसमें, है ना। तो इस चीज़ को हम 2 बार माइनस में लिखेंगे तो भी समझो ये प्लस ही है। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स गुणे -1 बटे 1 प्लस एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका मान क्या है, माइनस सहित 1 बटे 1 प्लस एक्स का मान डी वाई बाई डी एक्स है। तो माइनस सहित 1 बटे 1 प्लस एक्स का मान यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स गुणे डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए ना, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेम चीज़ का जब 2 बार गुणा होगा तो उस पर क्या होगा, होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, हो गया। अब बताओ टेक्निकल सवाल है कि नहीं है, ये है ना, बिल्कुल टेक्निकल है, मस्त सवाल है। ठीक है भाई, आगे चलो। इस टाइप का समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंबल लगाएंगे समाकलन का। रूट में सबसे पहले इसे लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8 लिख दिया हमने और dx। ठीक है, प्यार से देखो, बहुत प्यार से समझाऊँ। और हाँ, समाकलन का सवाल देख के मुझे याद आ गया, अगर आपको फ्री में मेरे से समाकलन पूरा पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.1 से 7.10 तक सभी एक्सरसाइज, सभी सवाल लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज मज़ा के साथ पढ़ना है, नॉन स्टॉप एक ही वीडियो में पढ़ना। 12 घंटे की वीडियो बनाया हूँ। अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, जाओ टच करो, देखना स्टार्ट करो। कसम से बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि समाकलन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, ये सब सवाल उसमें बता चुका हूँ, लेकिन आपको आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, इस नाते दोबारा बता रहा हूँ। 1 बटे रूट में इन सब में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे बदल गया। ठीक, ऐसे समझिएगा बेटा, प्यार से समझिएगा। अब माइनस बाहर रहने दो, अंदर देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको करना क्या है बता रहा हूँ। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानबूझ के उसी में अप्लाई करना। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पर क्या लिखें कि गुणा करने पर 3x आए, तो लिखेंगे 3 बटे 2 लिखेंगे, ताकि 2 कट जाएगा 3x आएगा, है ना। 2 कट जाएगा तो 3x तो आएगा।
तो ए स्क्वायर माना 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और लास्ट में -8। अभी आपको मैं समझाता हूँ ये हुआ कैसे, ठीक है ना। देखो, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखो तो केवल इतना ही है, 1 2 3 ही पद है, बाकी सब खत्म है। कैसे? 2 2 कट जाएगा, 3x बीच वाला आ गया, ये प्लस में है माइनस में करता हूँ, खत्म हो जाएगा कट के, -8 बचेगा, यही तो है। एक्स स्क्वायर शुरू में था, शुरू में है, समझे ना। तो ऐसा क्यों लिखा गया? ताकि ये फार्मूला सेट हो सके। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मैंने घेरा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझे मेरी बात को? ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसके आगे -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो -9/4 और माइनस का 8 लास्ट में है। समझे? बोलिए, हमने क्या किया? यहाँ तक तो एक कोष्टक में डाल दिया, इसमें -9/4 यहाँ लिखा, -8 वहाँ लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, 1/रूट में और कोष्टक में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4/32, 32 9 कितना हो गया? 41, -41/4, ठीक है। अब ये जो बाहर माइनस है ना, बड़े कोष्टक से बाहर माइनस है, इसको अंदर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये शुरुआत में माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, प्लस 41/4 और माइनस ये कोष्टक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इतना आपको समझ में आया? 41/4 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, करड़ी में 41, 4 को 2 लिख देंगे, करड़ी में 41/2 का स्क्वायर बन गया, और ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। स्क्वायर बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब इस पर दोनों पे स्क्वायर रहेगा तभी कोई समाकलन का फार्मूला अप्लाई हो पाएगा, जैसे कि ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला होता क्या है, ज़रा एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तब फिर आपको बताता हूँ। ये होता है साइन इनवर्स x/a। ये क्या होता है? साइन इनवर्स x/a, ठीक है। चलो, मैंने क्लियर कर लिया है, अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। तो इसे भी क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x/a। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, x का मतलब जिस कोष्टक में x है वो x/a, का मतलब वो जिसमें x नहीं है, ये a है, ये कोष्टक लिखेंगे, कड़ी में 41/2, ठीक है, प्लस c। अब क्या करेंगे? इस 2 का गुणा x में करेंगे, बराबर साइन इनवर्स, देखते जाइए आप, कुछ है नहीं इसमें, 2 का गुणा x में 2x माइनस 3/2 और रूट में 41/2, और ये /2 और /2 कट जाएगा, इसको कटे दो, तो साइन इनवर्स क्या बचा आपका? 2x माइनस 3 बाई रूट में 41 प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। ये टेक्निकल सवाल है, जिसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने आएगा, पूर्ण वर्ग विधि कक्षा 10 में जो पढ़े थे उसी स्टाइल का है ये। आप अगर नहीं जानते हो तो मेरा समाकलन वाला वीडियो देखना, मैंने उसमें इसको इतने ढंग से बताया है, नाच नाच के, गा गा करके, समझा करके कार्टून में, ताकि हर एक बच्चा समझ सके। गधे से गधा भी समझ जाएगा। आप तो गधों से ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ज़रूर एक बार ट्राई मारिएगा, 7.4 वाली एक्सरसाइज पूरा देख लीजिएगा, उसी में है। अगला सवाल बड़े ही कायदे का है, समझिएगा। समाकलन करना है ना, 1/, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज का? 7.3 का, 7.3 का ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.3 का है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, ठीक। देखो, एक ही बात याद रखना, ऊपर नीचे किसका गुणा करोगे? साइन a माइनस बी बटे साइन a माइनस बी का गुणा। यही जो वाइट कलर में लिखा हो, अगर ये तुम याद रखोगे तो सवाल तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। क्या करेंगे? ये नीचे वाला लाएंगे, एकदम शुरुआत में लिख देंगे, नीचे वाला एकदम शुरू में बार बार लिखते रहेंगे, ठीक। और ऊपर वाले को लाएंगे, इसके ऊपर बैठा देंगे, साइन a माइनस बी बटे कास x माइनस बी कास x माइनस
ये बी है नहीं ए है, ये ए और ये बी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऊपर वाले का बदलाव देखिए ज़रा, बाकी सब नकल करके उतारना है, बाकी सब नकल करके उतारना है, इसी का केवल बदलाव देखिए। साइन बदलाव क्या, पहले ये कोष्टक माइनस ये कोष्टक, यानी ऐसे लिखना है, ठीक है। ये वाला कोष्टक माइनस ये वाला कोष्टक लिख दोगे तो इसको सॉल्व करने पर फिर यही वापस आएगा, घूम के यही आएगा, ए माइनस बी ही आएगा, बाकी सब कट जाएगा। ज़रा सोच करके रोक के वीडियो देख लो, वही आएगा। नीचे वाला जैसे है वैसे उतार दो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स। अब आपको मालूम है ना, कक्षा 8 में 9 में 10 में आपको एक फार्मूला याद कराया गया था, साइन ए माइनस बी का सूत्र है। क्या सूत्र होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, यही होता है ना, है। तो उसी तरीके से ऊपर ये आपका कोष्टक ए है और ये वाला कोष्टक बी है, पहला कोष्टक ए दूसरा कोष्टक बी, तो साइन ए माइनस बी उसी हिसाब से खोल दो सूत्र, और ये चुपचाप लिखते रहिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक है ना। ये मिटा दे रहा हूँ, बस बताने के लिए था। बटे के नीचे जो जैसे है वैसे उतार दीजिए, ठीक है। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब क्या होगा, अब जो ये माइनस चिन्ह है ना खुला हुआ, इससे इधर अलग हो जाएगा और इससे इधर अलग हो जाएगा, यानी ये बटा का लाइन दो टुकड़ा में टूटेगा। साइन ए माइनस बी, प्यार से देखो मेरे भाई, ये जो साइन एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए, इसके बटे ये दोनों लिख दो, माइनस चिन्ह ये वाला यहाँ लग जाएगा, फिर ये दोनों ऊपर कास एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, बटे के नीचे ये दोनों लिख दो, ठीक है। और ये डी एक्स। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, अब क्या होगा ध्यान से समझिए, ये देखो कुछ कटेगा, कास एक्स माइनस ए से कास एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो इसको आगे ध्यान दे करके लिखेंगे। ये बार बार उतारते रहो, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। ये दोनों कट गया, साइन एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस बी, साइन बटे कास टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी बचा। ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, ये दोनों कटेगा, साइन बटे कास टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। इतना समझे। अब तुम समाकलन करो, आराम से समाकलन हो जाएगा, उसके बाद फिर लफड़ा होगा तो बताएंगे। साइन ए माइनस बी समाकलन कर लो, टेन एक्स माइनस बी का क्या होता है, लॉग सेक, टेन एक्स का सूत्र लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का क्या सूत्र होता है, दो सूत्र होता है समाकलन का, एक होता लाग में एक होता कास में, सॉरी एक सेक में एक कास में, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। कास वाला अगर लगाएंगे तो माइनस में होगा, सेक वाला लगाएंगे तो प्लस में होगा, तो हम कास वाला लगा देते हैं। टेन एक्स माइनस बी का माइनस लॉग कास एक्स माइनस बी, और टेन एक्स माइनस ए का यहाँ माइनस पहले से है और इसके सूत्र में भी माइनस आ रहा है, जैसे देखो इसके सूत्र में माइनस आया, इसके भी सूत्र में माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग काश एक्स माइनस ए। तो पहले प्लस वाला लॉग एम माइनस लॉग एन समझो, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बटे एन होता है। तो ये जैसे है वैसे इसको लिख लिया जाए बेटा, तो लॉग एम बटे एन यानी लॉग कास एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस बी प्लस में सी, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। तो मेहनत तो था, मेहनत करने वालों को मिलेगा इनाम। ये सवाल भी देखिए, अभी मैंने किया था, सिर्फ सिंपल समाकलन करना है, ठीक है। इसका एक ही नियम है, कास का ऐसा सूत्र लगाइए कि बगल वाला वन कट जाए, ठीक है। तो वन माइनस इसका सूत्र होगा ये वाला, ठीक है, वन प्लस इसका सूत्र होगा ये वाला,
ठीक है ना। देखो ये 1 में से 1 घट गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। समझ गए। 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। कोई समाकलन का सूत्र इसका होता ही नहीं है, तो जब नहीं होता तो इसको त्रिकोणमिति में चेंज करो, ऐसा चेंज करो जिसका सूत्र होता हो। तो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स बाई 2, जो रहेगा बाई 2 हो जाएगा, जो रहेगा बटे हो जाएगा सटे, माइनस 1 का माइनस एक्स होगा प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर। अवकल समीकरण में भी यही सवाल था, मैंने ही कराया है। आज की वीडियो में इसको समझिए, 2 बार मैंने करा दिया। ठीक है, आगे देखिए। वाह कितना शानदार सवाल। इसमें त्रिकोणमिति का एक ही सूत्र 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 2 बार 3 बार लगेगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला 6 4 2 ऐसे लिखिए, 6x 4x 2x dx। क्या करेंगे, करना है समाकलन, तो केवल 2 ही वाला 2 ही कास लेंगे, 1/2 गुणे 2 कास 6x कास 4x इंटू कास 2x पीछे लगाओ और dx। 1/2 गुणे 2 क्यों किया गया, कारण क्या है, जब यहाँ 2 रहेगा तभी ये कोई त्रिकोणमितीय सूत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहते हैं कि छत लगाना हो तो कम से कम 10 फुट ऊंचाई रहे तभी छत लगाना चाहिए। 4 फुट ऊंचाई पे कोई छत लगाता है घर का, नहीं ना, तो उसको उतना ऊंचा बनाओ ताकि छत लगाया जा सके। समझ गए। तो उसी तरह से अगर यहाँ 2 नहीं रहेगा तो ये कोई भी त्रिकोणमितीय सूत्र बनेगा ही नहीं। तो यहाँ 2 आएगा कैसे, जब 1/2 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 2। समझा। अब 1/2 एकदम शुरू में ले लो, और 2 कास ए कास बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी यानी 6 4 10 एक्स प्लस कास ए माइनस बी यानी 6 में से 4 जाएगा 2 एक्स। ये कैसे आया, सूत्र होता कास ए प्लस बी यानी 6x 4 जोड़ेंगे 10 एक्स, कास ए माइनस बी यानी ए में से बी घटाओ, 6 में से 4 घटाओगे 2 एक्स। अब पीछे कास 2x लगा है, अब क्या होगा, अब कास 2x गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, दोनों में कर दो, कास 10x इंटू कास 2x। कास 2x का कास 2x में करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर 2x। ठीक है, समझा। 1/2 ऐसे रहने दो, इसमें फिर से 1/2 गुणे 2 करो ताकि फिर वही सूत्र बन सके। ठीक है, और इसको जैसे है वैसे रहने नहीं देंगे, इसका ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें स्क्वायर न रहे। तो मैं बताता हूँ जुगाड़। देखो कास 4x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कास 4x बराबर 2 कास स्क्वायर 2x, 2 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कास 4x बाई 2 बराबर कास स्क्वायर 2x। ठीक है ना। तो इसकी जगह पर ये लिखेंगे, इसकी जगह पर ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो बिना स्क्वायर वाला कास रहेगा तो समाकलन हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, 1 प्लस कास 4x बाई 2 अब dx। ठीक है, और ये जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ इसका सूत्र भी लगाना बाकी है। देखिएगा, इसका कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी यानी 10x 2x जोड़ेंगे 12x, कास 12x प्लस कास 10x में से 2x घटाएंगे तो 8x, मझला कोष्टक बंद प्लस 1 प्लस कास 4x बाई 2 dx। समझ गए। तो यहाँ का बाई 2 और यहाँ का बाई 2 कॉमन लेके एकदम बाहर कर दीजिए, बटे 2 कॉमन लेके बाहर करोगे जब तो 1/2 पहले से है, 2 और आ रहा है तो 4 हो जाएगा। अंदर क्या बचा, कास 12x कास 8x प्लस 1 प्लस कास 4x dx। अब धड़ाधड़ समाकलन करो, इसका सबका एक किनारे से कर दो। ठीक है, कास 12x का समाकलन साइन 12x, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, x में सटा है 12 तो बटा में आ गया 12। कास 8x का समाकलन साइन 8x, x में क्या सटा है 8 तो बटे में 8। 1 का समाकलन x का 4x का साइन 4x, x में क्या सटा है 4 तो बटे में 4, लास्ट में c जोड़ देंगे। ठीक है, अब फाइनल लाइन क्या, 4 का गुणा इसमें सब में कर दो। तो 4 का गुणा सबसे पहले x में करो, यानी 1/4 का x में करेंगे तो x/4 होगा।
प्लस अब 4 के बारे में करो, बार चौक 48, साइन 12x बटे 48, साइन 8x बटे 4 बटे 32, और साइन 4x बटे 4 का 4 में गुणा करोगे 16, लास्ट में सी। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। हो सकता है किताब में x बटे 4 कहीं बीच में आगे पीछे दिया होगा, तब भी सही है। आगे पीछे रहे लेकिन यही सब रहे तो सही है। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा? कमेंट में बताइए भाई, अच्छा लगा ना? आखिरी सवाल इस वीडियो का देख लो, ये है। ठीक है, क्या है? ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना दो धन संख्याएं x व y हैं, कह रहा जिनका योग 16 है, यानी x y को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, x y जोड़ेंगे तो 16 आएगा। घनों का योग न्यूनतम हो, यानी घन दोनों पे घन करेंगे यानी होल क्यूब करेंगे, तो इसका न्यूनतम मतलब कम से कम, कुछ भी कम से कम को मान लो a b c d m n, कुछ भी मान लो कैपिटल A मान लेता हूँ। ठीक है, a को इधर लिख दो, x क्यूब प्लस y क्यूब को इधर लिख दो, और यहाँ से y बराबर 16 प्लस x इधर जाएगा माइनस x। ये समीकरण नंबर 1 बना दो। अब क्या करोगे तुम, ध्यान दो, जहाँ y है y का मान 16 माइनस x यहाँ पे ला के रख दो और शुरू हो जाओ। a बराबर x क्यूब, y का मान क्या 16 माइनस x है, इस पर भी क्यूब, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करो, dA बाई डी एक्स बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, 16 माइनस x का स्क्वायर, 16 माइनस x का दोबारा करेंगे तो 16 का 0 माइनस x का -1 होगा। ठीक है, अब dA बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दो, dA बाई डी एक्स बराबर 0 से, तो dA बाई डी एक्स का ये वाला मान यहाँ ला के लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस x का स्क्वायर इंटू -1 बराबर 0। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 से दोनों पक्षों भाग दे दीजिए तो बचेगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ये 3 कट गया, 3 कट गया, 16 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू -1 बराबर 0। 3 से दोनों पक्षों भाग हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर -1 का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस x का स्क्वायर, समझ में आ गया? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर 16 माइनस x हुआ, वर्गमूल हुआ, इधर का माइनस इधर आएगा, माइनस x इधर आएगा प्लस x, x पहले से था इधर आया प्लस x बराबर 16, x एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x। ठीक है, बराबर 16, x बराबर 16, 2 आ जाएगा बटे 2, x बराबर 16 को 2 से काटेंगे 8, समझ गया? अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, काम बन जाएगा। यही ना समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर 16, x का मान क्या आ गया 8, 8 प्लस वाई बराबर 16, वाई बराबर 16 प्लस 8 उधर गया -8, वाई बराबर 16 में से 8 जाएगा 8। दोनों संख्याएं ज्ञात करना था ना, x और y, तो दोनों संख्याएं तो आ गई, x 8 y भी 8, तो लास्ट में लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, सोचते हो गया, अरे भाई ये चुतियापा हो गया, बटोर के इकट्ठा लिखना पड़ता है। लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं x बराबर 8 व y बराबर 8 हैं। अब लिखेंगे आंसर। सबसे अच्छा नंबर पाने के लिए सबसे अच्छा आंसर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा आपकी कॉपी में, समझे? अब आज की वीडियो जहां से शुरू हुई थी वहां पर आपके सामने आ चुकी। ये थंबनेल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अभी इस क्वेश्चन को भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके जैसा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, एग्जैक्ट ये बाकी है, और इसके जैसा मैं बताया हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा है। कौन सा भाई, कहाँ गया? मिल गया क्या? नहीं, कहाँ गया?
दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम्म, ये है जो थंबनेल है, उसमें सर्किल पूरा क्या है, पूरा सर्किल गोल है। इसमें क्या है, दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में क्या होता है, सर्किल है, या तो अंडा जैसा ऐसे होगा या तो अंडा जैसा ऐसे होगा, या तो अंडा सुतल रहेगा या तो अंडा खड़ा रहेगा। दीर्घवृत्त का यही मतलब है, अंडा जैसा, आलू जैसा, या तो सुतल रहे या तो खड़ा रहे, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो ये वाला ऐसा है ना, तो दीर्घवृत्त है। अगर पूरा पूरा गोल है वो, तो समझो कि वो वृत्त है, दीर्घवृत्त नहीं वृत्त है। तो इतना अंतर तो आपको जानकारी होना चाहिए। अब मैं अगला सवाल जो लाऊंगा, ठीक आपके इसी पर ला दूंगा, एकदम वृत्त पर ही ला दूंगा, एकदम गोल गोल वाला सवाल। ठीक है, तो मज़ा आएगा। सराहना आप लोग कमेंट में करिएगा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क दिलाएं, ज्ञान भी आप अच्छे से अच्छा यहाँ से हासिल करके कापी में जा कर के लिखें। ऐसा नहीं कि न ज्ञान लो न कापी लिखो, खाली नंबर की इच्छा रखो। मेहनत करो, मेहनत का फल ईश्वर ज़रूर आपको देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।